हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी जो पहले एविडेंस एक्ट था वो 2023 में लागू हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसमें कुछ प्रश्न है, चलिए सोल्व करते हैं। लगभग 150 या 152 क्वेश्चन है जो एआईबी के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी वो सभी प्रतियोगिता के लिए उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 क्रमांक 47 सन 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? इसमें आएगा 25/12/2023 को। नंबर 2, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होता है न्यायालयों के समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों पर। नंबर 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के उपबंध प्रवर्तित होंगे 1 जुलाई 2024 से। नंबर 4, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रयुक्त शब्दों व पदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित है। नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत न्यायालय नहीं है? मध्यस्थ न्यायालय नहीं है, बाकी सभी न्यायालय है। नंबर 6, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 21 घ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपसंहाकन दस्तावेज नहीं है। नंबर 7, दस्तावेज से अभिप्रेत है ये सभी मानचित्र एवं शिला पर उत्कीर्ण लेख, उपसंहाकन, समुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द, ये सभी सही है। नंबर 8, का ख की हत्या के लिए विचारण किया जाता है कि क जानबूझकर डंडे से ख को इतना पीटता है कि उससे ख की मृत्यु हो जाती है। निम्न में से कौन सा विवादित तथ्य है? क के द्वारा ख को डंडे से पीटा जाना। क के द्वारा इस प्रकार पीटने से ख की मृत्यु होना। ख की मृत्यु कारित करने का क का आशय, सभी सही है। नंबर 9, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार कोई तथ्य साबित नहीं कहा जाएगा। नंबर 6, सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति यह विचार करे कि उसका अस्तित्व नहीं है। 10, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत साक्ष्य के संबंध में दी जा सकेगी सुसंगत और विवादित तथ्यों पर। नंबर 11, एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 4 के अंतर्गत। नंबर 12, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के अंतर्गत रेस जेस्टे का सिद्धांत दिया गया था? धारा 4। नंबर 13, वाद सावल दास विरुद्ध बिहार राज्य 1974 फॉर एसएससी 193 से संबंधित है रेस जेस्टे नियम से। नंबर 14, जो तथ्य विवाद न होते हुए किसी विवाद्य के तथ्य से उस प्रकार से संसक्त है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग है, चाहे वे उस समय और उसी स्थान पर या विभिन्न समयों या स्थानों पर घटित हुए हो, सुसंगत। नंबर 15, प्रश्न यह है कि क्या क ने ख की हत्या की उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था होने से बने हुए चूने है सुसंगत तथ्य। नंबर 16, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 6 में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं है आशय। नंबर 17, न्याय दृष्टांत क्वीन वी अब्दुल्ला 1885 एला 385 से संबंधित है आचरण से। 18, शिनाख्त परेड साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत है पुष्टिकारक साक्ष्य। 19, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा किसी षड्यंत्र के खिलाफ अभियुक्त द्वारा षड्यंत्र के संबंध में कही या की गई या लिखी गई किसी बात को षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध सामान्य आशय से सुसंगत बनाती है? धारा 8। नंबर 9, प्रश्न यह है कि क्या किसी निश्चित दिन को अ ने मुंबई में अपराध घटित किया है? यह तथ्य है कि उस दिनांक को अ चेन्नई में था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस प्रावधान के तहत सुसंगत है? धारा 9। नंबर 21, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा के अधीन रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत है? धारा 10। 22, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 11 प्रभावी होती है सार्वजनिक के साथ साथ निजी अधिकार पर, पूर्ण स्वामित्व का अधिकार या पूर्ण स्वामित्व से कम का अधिकार पर, और सनिगमित या अनिगमित अधिकार पर उपयुक्त सभी।
नंबर 23, किसी व्यक्ति की पूर्व की दोषसिद्धि सुसंगत है अंतर्गत ब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 12 का स्पष्टीकरण। नंबर 24, जब किसी व्यक्ति पर विभिन्न समुदायों के बीच घृणा और शत्रुता को बढ़ावा देने वाला भाषण देने के लिए अभियोग चलाया जाता है तो ब उसके द्वारा दिए गए पूर्व भाषण धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत ग्राह्य होंगे। नंबर 25, क शायद गोली मारकर ख की मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए विचारित है, विचारण में विसंगत तथ्य है। क लोगों पर उनकी हत्या करने के लिए गोली चलाने का अभ्यासी था। 26, जबकि प्रश्न ये है कि कार्य आकस्मिक या शायद ये था कि किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था। जब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं को आमली का भाग था जिनमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला था व्यक्ति संपर्क था ब सुसंगत। 27, प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र क को मिला ये तथ्य कि वह सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और कि वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था क सुसंगत है। 28, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अधीन स्वीकृति हो सकती है द या तो अ या ब या स, मतलब तीनों ही हो सकती है। मौखिक भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी हो सकती है और दस्तावेजी रूप से भी हो सकती है। प्रश्न ये है कि क्या क द्वारा ख को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है। ख से क कहता है कि जा कर ग से पूछ लो, ग इस बारे में सब कुछ जानता है। ग का कथन है संस्वीकृत है। नंबर 30, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है। धारा 21। 31, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है। धारा 21। नंबर 32, निम्न में से किस वाद में कहा गया है कि संस्वीकृति ऐसी हो जिसमें अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया हो या अपराध से संबंध रखने वाले लगभग सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया हो। द पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर 1939। बहुत बढ़िया केस है, पाकला नारायण स्वामी को पढ़ना आप। नंबर 33, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 23(2) के परंतु के तहत ब केवल वही भाग जो किसी तथ्य की खोज से संबंधित है ग्राह्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 23(2) का परंतु अपवाद है उन नियमों का जो अधिनियमित है ब केवल धारा 23(1) एवं धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। 35, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से संबंधित है। धारा 23(2) का परंतु। नंबर 36, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 23(2) के परंतु की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक अपेक्षा की है। अ और ब दोनों सही है। द अ सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए और ब वह व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में होना चाहिए। नंबर 37, हत्या के मामले में दोषी की पहचान होने के पहले ही ख ने पुलिस अधिकारी को स्वीकृति युक्त पत्र लिखा। पत्र लिख जाते समय ख पर कोई संदेह नहीं था। सर्वाधिक उचित उत्तर को आगे के विकल्पों में से चुने। स यह ग्राह्य है कि क्योंकि यह न तो पुलिस अभिरक्षा में की गई है और न ही पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में की गई है। 38, मुकरी हुई संस्वीकृति है स के अकेले आधार पर दोषसिद्धि तब तक नहीं हो सकती है जब तक उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। नंबर 39, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की निम्न में से कौन सी धारा के अंतर्गत न्यायालय साबित संस्वीकृति को उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित व्यक्ति के विरुद्ध विचार ले सकेगा। धारा 24। नंबर 40, अभियुक्त के द्वारा की गई संस्वीकृति केवल उसके विरुद्ध ही सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा में इस आशय का इस नियम का अपवाद है। धारा 24। नंबर 41, स अभियुक्त की स्वीकारोक्ति साक्ष्य के रूप में माना जाता है। ब कमजोर साक्ष्य। नंबर 42, ग की हत्या करने के लिए क का विचारण हो रहा है यह प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि ग की हत्या क और ख द्वारा की गई थी और यह कि ख ने कहा था कि क और मैंने ग की हत्या की थी। ख के इस कथन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। विचार में नहीं ले सकेगा। 43, एक अभियुक्त की स्वीकारोक्ति सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य होती है यदि उनका समान
अपराध के लिए संयुक्त विचारण किया जाता है। 44 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद निम्न धाराओं में वर्णित है। ब धारा 26 एवं 27। 45 सुसंगत तथ्य के कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया या मिल सकता है सुसंगत है। द व्यवहार एवं आपराधिक दोनों ही कार्यवाहियों में। 46 साक्ष्य की ग्राह्यता से संबंधित आवश्यकता का नियम का उल्लेख है। ब साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में। 47 किसी कथन को धारा 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत सुसंगत मानने के आवश्यक तत्व है। द उपरोक्त सभी। जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है। ब जबकि वह नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में है। स जबकि वह कौटुंबिक बातों से संबंधित विल या विलेख में किए गए हैं। 48 निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत्युकालिक कथन के रूप में प्रमाणित किया जा सकेगा? इनमें से सभी। उस व्यक्ति मृतक द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट। ब धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत उस व्यक्ति मृतक का लेखबद्ध कथन। स उस व्यक्ति मृतक के द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को दिया गया कथन। 49 इनमें से किन मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26 क के अंतर्गत किया गया कथन सुसंगत है? जो व्यक्ति मर चुके हैं। 50 प्रथम सूचना पत्र लिखाते संवाले पीड़ित की मानसिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना पत्र के रूप में अभिलिखित मृत्युकालिक कथन स मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है। 51 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का निम्न में से कौन सा प्रावधान यह अनुमति देता है कि एक प्रकरण में लेखबद्ध की गई साक्ष्य को पश्चातवर्ती कार्यवाही में सुसंगत समझा जाएगा? द धारा 27। 52 धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत निम्न में से किस मामले में साक्षी द्वारा की गई साक्ष्य सुसंगत नहीं होगी? जब साक्षी विदेश में निवास कर रहा है। 53 धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रकाश में निम्नलिखित में से किस प्रकरण में साक्षी द्वारा दी गई साक्ष्य सुसंगत नहीं है? जबकि साक्षी विदेश में रह रहा हो। 54 एक पूर्ववर्ती कार्यवाही में साक्षी के साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में केवल सभी ग्राह्य होगी जब विरोध पक्षकार को प्रथम कार्यवाही में साक्षी की प्रतिरक्षा करने का अधिकार एवं अवसर था। यह कथन है सत्य। 55 ख पर 1,000 रुपये के लिए वाद लाता है और अपनी लेखा बहियों की वे प्रविष्टियां दर्शित करता है जिनमें ख को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया गया है। ये प्रविष्टियां है। ब सुसंगत है किंतु ऋण साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य की बिना पर्याप्त नहीं है। 56 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां सुसंगत तथ्य है? ब धारा 29। 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस प्रावधान में पूर्व न्याय का सिद्धांत प्रावधानित है? ब धारा 34 में। 58 प्रांडंग्य न्याय संबंध में पूर्ववर्ती निर्णय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस प्रावधान के अंतर्गत सुसंगत होगा? धारा 34। 59 लोकलक्षी निर्णय कौन से है? केवल 1, 2 व 3। नंबर 1 पर आता तलाक के किसी वाद में एक अंतिम निर्णय। नंबर 2 दिवालिया के वाद में एक अंतिम निर्णय। और 3 आता है नाबाधिकरण से संबंधित मामलों में एक वाद के अंतिम निर्णय। नंबर 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 35 में निम्न में से किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है? द राजस्व विषयक। 61 क अपनी पत्नी ग के साथ जार कर्म करने के लिए ख का अभियोजन करता है। ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि ग क की पत्नी है, परंतु न्यायालय ख को जार कर्म के लिए दोष सिद्ध करता है। तत्पश्चात क के जीवन काल में ख के साथ विवाह करने पर द्विविवाह के लिए ग अभियोजित की जाती है। ग कहती है कि वह क की पत्नी कभी नहीं थी। ख के विरुद्ध दिया गया निर्णय ग के विरुद्ध विसंगत है। 62 ब का अभियोजन अ इसलिए करता है क्योंकि उसने अ की गाय चुराई है। ब दोष सिद्ध किया जाता है। तत्पश्चात अ उस गाय के लिए जिसे ब ने दोष सिद्ध होने के पूर्व स को बेच दिया था। स पर वाद लाता है तथा स के मध्य चल रहे वाद में ब की दोष सिद्धि के निर्णय की क्या महत्ता होगी? इसमें आएगा ब विसंगत। 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 38 के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस तक
विस्तारित नहीं किया जा सकता है। दुर्व्युपदेशन और असम्यक कसर। 64। सामान्य नियम यह है कि गवाह की राय या विश्वास असंगत है। इस नियम के कुछ अपवाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में दिए गए हैं। अपवादों को इन धाराओं में दिया गया है। धारा 39 से 45। 65। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 39(1) के अंतर्गत विशेषज्ञों की राय सुसंगत तथ्य है। हस्तलेख की अनन्यता के बारे में व अंगुली चिन्हों की अनन्यता के बारे में। 66। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 39(1) के अंतर्गत विशेषज्ञ का अभिमत इस संबंध में प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञान, कला, विदेशी विधि, अंगुली चिन्हों एवं हस्तलेख या हस्ताक्षर। 67। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 39(1) के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत नहीं है? वाणिज्य। 68। विवादास्पद हस्तलेख प्रमाणित कराया जा सकता है। यह हस्तलेख विशेषज्ञों को बुलाकर विवादास्पद दस्तावेज के लेखक के हस्तलेख की परिचित व्यक्ति को साक्ष्य में पेश कर और दोष स्वीकृत एवं विवादास्पद दस्तावेज की तुलना पर। इनमें से सभी सही आएगा। 69। जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के बारे में राय बनानी हो तब प्रमाणनकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए हो वह सुसंगत तथ्य। 70। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय सुसंगति के बारे में उपबंध करती है? धारा 41। 71 पे आता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा कौन सी धारा एक व्यक्ति की राय को उसके आचरण द्वारा व्यक्त करती है जो परिवार के सदस्य के रूप में या अन्यथा ज्ञान के विशेष साधन के रूप में एक से दूसरे के संबंध में प्रासंगिक है? धारा 44। 72 में आता है कि साधारणतः सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है। 73 में आता है दंडिक कार्यवाही में यह तथ्य है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे शील का है, सुसंगत है। 74 में आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का कौन सा प्रावधान यह उपबंधित करता है कि एक महिला के लैंगिक संभोग के अभ्यस्त होने का तथ्य बलात्संग या उक्त महिला की लज्जा भंग के अभियोजन में सहमत के बिंदु के संदर्भ में सुसंगत नहीं होगा? धारा 48। 75। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा में यह प्रावधानित है कि आपराधिक मामलों में अभियुक्त का पूर्ववर्तन बुरा शील सुसंगत नहीं है? धारा 49। 76 में आता है कि सिविल मामलों में यह तथ्य है कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है जिसमें नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है। 77। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है? धारा 51। 78 में आता है निम्न में से कौन से तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक है? उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी गलत है। नंबर 79 में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा बतलाती है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है? धारा 53। 80 में आता है कि सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे सिवाय दस्तावेजों के अंतर्वस्तु के। 81 में आता है कि सुना सबूत आमतौर पर अस्वीकार्य है हालांकि कुछ मामलों में स्वीकार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मामला है? इसमें आएगा रेस गेस्ट है, स्वीकृति और संस्वीकृति और समृत्युकालीन कथन तीनों ही सही है। 82 में आएगा निम्न में से क्या अनुश्रुत साक्ष्य का एक प्रकार नहीं है? विशेषज्ञों की राय एक प्रकार नहीं है। 83 में आएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 56 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकेगा प्राथमिक या द्वितीय किसी भी साक्ष्य द्वारा। 84। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 56 के अंतर्गत दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकता है या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीय साक्ष्य द्वारा। 85 नंबर पे आता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित किया है। दस्तावेजों के प्रतिलेख द्वितीय साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। 86 निम्नांकित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? द्वितीय साक्ष्य द्वारा धारा 57 साक्ष्य अधिनियम। 87 में आएगा एक फोटोग्राफ को फोटोग्राफर के परीक्षण तथा निगेटिव के साबित होने के द्वारा साबित किया जा सकता है। यह किस केस में निर्णित किया गया है? स्टेट ऑफ गुजरात बनाम भारत 1991 CRLJ 1978।
88 में आएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा उन अवस्थाओं का उल्लंघित करती है जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य किया जा सकेगा? ब धारा 60। 89, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के अंतर्गत साबित की जा सकती है? द धारा 63। 90, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 की उपधारा 5 ख के अंतर्गत कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर या संचार युक्ति द्वारा उत्पादित किया गया माना जाना चाहिए। इनमें से कौन सा एक कथन पूर्ण है? स, चाहे यह इसके द्वारा सीधे उत्पादित हो, मानव मध्यक्षेप सहित या रहित, या उपधारा 3 के खंड क के खंड ड में यथा निर्दिष्ट किसी समुचित उपस्कर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से हो। 91, उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस निर्णय में अवधारित किया गया था कि सीसीटीवी फुटेज एक सर्वोत्तम साक्ष्य है? द टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 92, यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है तो इसका निष्पादन साबित किया जाएगा कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी द्वारा। 93, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अधीन यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करे तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जा सकेगा। 94, कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, द ऐसे साबित की जा सकेगी मानो वह अनुप्रमाणित नहीं हो। 95 में आएगा, विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत एक न्यायालय हस्तलेख के मिलान के लिए किसी व्यक्ति को किन्हीं शब्दों अथवा अंकों का लिखने का निर्देश दे सकेगा? स, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत। 96, निम्नलिखित मामलों में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को अपने नमूने की लिखावट देने के लिए बाध्य करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत गवाही देने के लिए विवश करना नहीं माना जा सकता है? स्टेट बार बॉम्बे विरुद्ध कथिकाल्लू। 97 आता है कि लोक दस्तावेजों का उल्लेख स साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 में मिलता है। 98, निम्नलिखित में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है? तो द एक शैक्षणिक संस्था के कर्मचारी के कार्यों का दस्तावेज लोक दस्तावेज नहीं है। 99, क्या निम्न दस्तावेज लोक दस्तावेज है? अ और ब दोनों है। अ होता है प्रभुता संपन्न अधिकारी के कार्यों या कार्यों के अभिलेख से संबंधित। ब है किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख। सो प्राइवेट दस्तावेज क्या है? लोक दस्तावेज को छोड़कर अन्य दस्तावेज सभी प्राइवेट दस्तावेज है। 101, निम्न में से कौन से दस्तावेज बिना औपचारिक सबूत के आपराधिक विचारण में साक्ष्य में ग्रहण नहीं किए जा सकते हैं? और लोक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां। 102 में आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लोक दस्तावेज में साबित किया जा सकता है ब प्रमाणित प्रतिलिपियां द्वारा। 103, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत संस्वीकृत में भिन्न अभिलिखित कथन ब सारभूत साक्ष्य नहीं है। 104, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख में राजपत्र के बारे में उपधारणा के बारे में उपबंध करती है? धारा 81। 105, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 89 प्रावधानित करती है ब पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारण। 106, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 91 के अनुसार न्यायालय उपधारित करेगा कि प्रत्येक दस्तावेज जिसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी और जो पेश करने की सूचना के पश्चात पेश नहीं किया गया है, विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित किया गया था। 107, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 92 के अंतर्गत वसीयत के लिए 30 वर्ष की समयावधि का प्रारंभ वसीयत की तिथि से ही माना जाएगा। असही है। 108, उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के संबंध में ब न्यायालय इनके निष्पादन किए जाने की उपधारणा कर सकेगा। 109 में आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर डिजिटल हस्ताक्षर की वैधता के बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकता है? 5 वर्ष। 110, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 93 के अंतर्गत वर्षीय पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में अवधारित किया गया है? तो 5। 111 में आता है, निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं मौखिक साक्ष्य पर दस्तावेजी साक्ष्य की श्रेष्ठता के सिद्धांत पर आधारित है? धारा 94-95 द। 112, सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम 1 में रूप में समाहित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की निम्नलिखित धारा में? द 94।
113 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 94 प्रावधानित करती है। संविदाओं, अनुदानों और संपत्ति के अन्य व्ययों के निबंधनों में। 114 जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्धार्थ या त्रुटिपूर्ण तब उन तथ्यों का जो उनका अर्थ दर्शित या उनकी त्रुटियों की पूर्ति कर दी साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। 190 किसी विलेख में रिक्त स्थान है उन तथ्यों का साक्ष्य जो दर्शित करते हो कि उनकी किस प्रकार पूर्ति अभिप्रेत है उपरोक्त सभी गलत है। 116 ख को 1 लाख रुपए या 1,50,000 रुपए में एक घोड़ा बेचने का लिखित करार करता है। यह दर्शित करने के लिए कि कौन सा मूल्य दिया जाना या था साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। 117 चाहता है कि न्यायालय ऐसा निर्णय दे कि वह एक निश्चित भूमि का अधिकारी कुछ तथ्यों के आधार पर है जो कि ब के कब्जे में है। ब इन तथ्यों से इनकार करता है। धारा 104 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत को उन तथ्यों को साबित करना जरूरी है। 118 ख को चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से ये चाहता है कि न्यायालय ये विश्वास करे कि ख ने चोरी की स्वीकृति ग से की। क को यह स्वीकृति साबित करनी होगी। 119 ख द्वारा किए गए मृत्युकालीन कथन को क साबित करना चाहता है। ब क को ख की मृत्यु साबित करनी होगी। 120 हत्या के अभियुक्त क अभिकथित करता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था। सबूत का भार है क पर। 121 जबकि विशेषतः ज्ञात तथ्य अभियुक्त की जानकारी में है तो उसका प्रमाणित करने का भार अभियुक्त पर। 122 क पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था पर है अभियुक्त पर। 123 जब प्रश्न ये है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है तब ब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर है जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है। 124 जब तक कि परस्पर पहुंच नहीं होना प्रमाणित नहीं होता है माता और किसी पुरुष के विद्यमान विवाह के कायम रहते जन्मे बच्चे का उनके धर्मज पुत्र होने की उपधारणा है। द विधि की अखंडनीय उपधारणा। 125 निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त कथनों में से कोई नहीं। 126 दहेज मृत्यु के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में प्रावधान किया गया है? ब धारा 118 में। 127 एक आरोपी जिसके खिलाफ धारा 103 एवं 80 भारतीय न्याय संहिता 2023 के आरोप है धारा 103 में आरोप मुक्त हो जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 118 की अवधारणा ब समाप्त नहीं होगी। 128 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ब कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य नहीं है। 129 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उपधारणा का उपबंध करती है? धारा 120। 130 स्वीकारोक्ति स्वीकृत तथ्य का निश्चयक साक्ष्य नहीं है लेकिन यह प्रभाव रखेगा। ब विबंधन। 131 विबंधन क्या है? किन्हीं तथ्यों को प्रमाणित करने का प्रतिषेध। 132 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वचन विबंध का सिद्धांत तब भी उपलब्ध होगा जबकि सरकार के अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया। 133 पिकर्ड एंड शियर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में निर्धारित सिद्धांत पर आधारित है? धारा 121। 134 कौन सा प्रावधान यह उपबंधित करता है कि पागल व्यक्ति एक सक्षम साक्षी हो सकता है? ब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 124। 135 नंबर निम्नलिखित में से किन कारणों के कारण कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने हेतु सक्षम नहीं हो पाता है? द उपरोक्त में से किसी भी कारण से, यानी कि अत्यधिक बुढ़ापा होने से, मानसिक अथवा शारीरिक बीमारी या कम आयु और अत्यधिक बुढ़ापा। 136 किस प्रख्यात निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने साक्षियों को 3 वर्गों पूर्णतया विश्वसनीय, दूसरा पूर्णतया अविश्वसनीय और तीसरा न तो पूर्णतः अविश्वसनीय न ही पूर्णतया अविश्वसनीय में वर्गीकृत किया गया था? AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 614 वेदी वेलू थेवर बनाम मद्रास राज्य। 137 ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा मौखिक साक्ष्य।
138 में आएगा, एक मुख्य साक्षी द्वारा खुले न्यायालय में लिखित में दिया गया साक्ष्य माना जाएगा, मौखिक साक्ष्य ही माना जाएगा। 139, मुख्य साक्षी द्वारा खुले न्यायालय में लिखकर दी गई साक्ष्य भी मौखिक साक्ष्य ही माने जाएगा। 140 में आएगा, किस धारा में यह प्रावधानित है कि सभी सिविल कार्यवाही में वाद की किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 126 में, पुराने से पूछा है। 141, पति व पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी होंगे सिविल व आपराधिक मामलों में। 142, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 127 के अंतर्गत इनमें से किस विशेषाधिकार प्राप्त है? इसमें गलत है, ये क्वेश्चन गलत छपा है। 143, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाओं के अप्रकटन के बारे में उपबंधित करती है? धारा 128। 144 में आएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के तहत किसी लोक सेवक को शासकीय विश्वास में दी गई संसूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? धारा 130। 145, क पर गबन का आरोप लगाए जाने पर वह प्रतिरक्षा के लिए अटॉर्नी ख को प्रतिधारित करता है। कार्यवाही के अनुक्रम में ख को देखता है कि क की लेखा बही में यह प्रविष्ट की गई है कि क द्वारा उतनी रकम देनी है जितने की बारे में अभिकथित है कि उनका गबन किया गया है, जो प्रविष्ट उसके नियोजन के आरंभ के समय उस बही में नहीं थी। ख ब आएगा इसमें, धारा 132 के दिन प्रकट करने में संरक्षित नहीं है। 146, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? द विधिक सलाहकारों में गोपनीय संसूचना, धारा 133। ये ओल्ड में लिखा हुआ 133 थी। 147, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। 148 में आएगा, आपराधिक मामलों में जब एक सह अभियुक्त की स्वीकारोक्ति अभियोजन द्वारा किसी अन्य अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा रही है और रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्य अभियोजन को साबित करने में विफल होते हैं, तो अदालत को ऐसे आरोपी को बरी कर देनी चाहिए। ऐसा किस मामले में निर्धारित किया गया था? हरिचरण कुर्मी बनाम बिहार राज्य। 149, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में कहा गया है कि साक्ष्य तोली जाएगी, ना कि गणना की जाएगी? धारा 139। 150, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए कितने साक्षियों की आवश्यकता होगी? कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। 151, विचारण के दौरान डकैती का अपराध साबित करने के लिए कम से कम जितनी संख्याओं में गवाहों की आवश्यकता होगी? गवाहों की कोई निश्चित संख्या किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक नहीं है। 152, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा का अर्थ स्पष्ट करती है? धारा 142। 153, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षाओं का सही क्रम है? मुख्य परीक्षा, फिर प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। कोर्ट में होता है जब बयान देने आते हैं कटघरे में, तो सबसे पहले होती है मुख्य परीक्षा, यानी कि जो भी परिवादी होता है, गवाह होते हैं, उसको उसकी मुख्य परीक्षा होती है। उसके बाद फिर प्रति परीक्षा में वकील पूछता है, और अगर वो चाहे तो पुनः परीक्षा भी कर सकता है। ऐसे पुनः परीक्षा बहुत कम मामले में होती है। 154, न्यायालय की अनुमति से किस प्रकार के सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षण में पूछे जा सकते हैं? परिचयात्मक एवं जो पर्याप्त रूप से पूर्व में ही प्रमाणित हो गए हो। 155, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 146(4) के अनुसार सूचक प्रश्न पूछे जा सकेंगे प्रति परीक्षा में। जो सूचक यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन में वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो सूचक प्रश्न हो। 156, धारा 148 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत एक साक्षी का प्रति परीक्षण उसके पूर्ववर्ती कथनों जो अभिलिखित में हैं के संबंध में किया जा सकता है, उसे प्रमाणित किए बिना तथा केवल इससे साक्षी को दिखाकर। 157, अपमानित या शुद्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न किसी साक्षी से पूछे जा सकते हैं? इनमें से कोई भी नहीं। 158, पक्ष विरोधी साक्षी से संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के निम्न में से किस धारा में है? धारा 157 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। 159 में आएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि एक पक्षकार स्वयं के साक्षी से प्रश्न पूछ सकता है? धारा 157। 160 में आएगा, एक अवयस्क बालिका के साथ बलात्संग किए जाने के पश्चात वह आत्महत्या करने का प्रयास करती है। बलात्संग के संबंध में उसका सुसाइड नोट
धारा 160 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत ग्रहा है। 161 में आएगा, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर सारवान साक्ष्य नहीं है, विचारण के दौरान उसका प्रयोग किया जा सकता है। सूचना की संपुष्टि एवं विरोधाभास दोनों के लिए। 162 में आएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की निम्न धाराओं में से किसमें साक्षी को साक्ष्य के दौरान स्मृति ताजी करने का प्रावधान है। धारा 162 में, यानी कि स्मृति ताजी करना मतलब याद नहीं आ रहा आपको तो वापस आप पत्रावली यानी जो फाइल होती है कोर्ट की वो पढ़ सकते हैं। 163 में आएगा कि प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति दी गई है। धारा 168 में। 164 आएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा के द्वारा सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी या पक्षकार से किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न पूछने की शक्ति न्यायाधीश को है। द 168। इस तरह से आपका ये पूरा पेपर सोल्व हो चुका है। आराम से इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब ठीक होगा। धन्यवाद।